नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर्स कौन से थे, कितने ऑपरेटर्स पढ़ लिए हमने, कितनी कैटेगरीज पढ़ ली हमने ऑपरेटर्स की, याद रही है? 14 पढ़ ली कैटेगरीज ऑपरेटर्स की, ठीक ठीक लगा लो। कितनी पढ़ ली? 5 पढ़ ली। कौन कौन सी? सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक के बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने थे नंबर्स में? 7। रिलेशनल ऑपरेटर्स 6, ये 7 है तो एक कम कर लो 6। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3, बिटवाइज ऑपरेटर्स 6 और असाइनमेंट ऑपरेटर्स 14। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं कौन से? मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स केवल 2 हैं कैटेगरीज में, इन एंड नॉट इन। ठीक है, 2 ऑपरेटर्स हैं, जैसे s इक्वल्स टू सेटपा इन्फो टेक। ठीक है, s इक्वल्स टू सेटपा इन्फोटेक, r इक्वल्स टू, तो मेंबरशिप 2 है, क्या रिजल्ट रिटर्न करते हैं? ट्रू और फॉल्स, बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो r इक्वल्स टू t इन s, प्रिंट r। ठीक है, तो ये क्या चेक करते हैं कि आपके पास, चेक करते हैं वेदर एलिमेंट और सबस्ट्रिंग इज पार्ट ऑफ मेन स्ट्रिंग और इटरेटर। ठीक है, तो ये चेक करते हैं कि क्या टी एस में है या नहीं है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कहाँ पे यूज कर सकते हो ऐसे प्रोजेक्ट्स को? ट्रू। ठीक है, कहाँ पे यूज कर सकते हो? जैसे आपको कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आपको कस्टमर्स की आईडी रखनी है, स्टूडेंट की आईडी रखनी है, एम्प्लॉय की आईडी रखनी है, तो आप एक नई आईडी जब ऐड करोगे तो आपको चेक करना होगा पहले से आईडी तो नहीं एग्जिस्ट करती, डुप्लीकेट आईडी तो नहीं आ रही है। तो ऐसे केसेस में आप मेंबरशिप ऑपरेटर्स को यूज करते हो। ठीक है, जब आप कोई नया डेटा फीड करते हो और आप चाहते हो कि जो नया डेटा आए वो यूनिक होना चाहिए, पहले से एग्जिस्ट ना करता हो, तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर लगा के चेक कर सकते हो कि पहले से जो नया डेटा आया क्या वो पहले से हमारे पास अवेलेबल है हमारे एक बिगर डेटा के अंदर या नहीं है। तो हम मेंबरशिप ऑपरेटर से चेक कर सकते हैं, हमें पता लगाना है कि टी एस में है या नहीं है, तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर से चेक कर सकते हो। अगर टी एस में होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। राइट, आप डायरेक्टली भी चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, प्रिंट एस इन एस। ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स आएगा। जो कैरेक्टर एस है क्या वो एस नाम की स्ट्रिंग के अंदर यानी कि सेट पॉइंट इन्फोटेक के अंदर है? नहीं है, तो आपके पास आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। वॉइस स्क्रीन नॉट विजिबल, वॉइस नॉट ऑडिबल। इज इट ऑडिबल नाउ? अभी ऑडिबल है? हाँ जी, अभी क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजिबल नहीं है।
अभी बताओ, विजिबल है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शोएब को विजिबल है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? स्क्रीन विजिबल है, राइट। वॉइस ऑडिबल है, राइट। ठीक है, डन। जैसे हमारे पास इन ऑपरेटर है वैसे ही हमारे पास नॉट इन ऑपरेटर है। हाँ जी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आप सब स्ट्रिंग भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास है CET, ठीक है, नॉट इन सेटपा, ठीक है। तो आपको सिंगल कैरेक्टर सर्च करना है, खाली टी को सर्च करना है, उसको भी आप सर्च कर सकते हो। Ctrl+C, Ctrl+V, आपको CET को सर्च करना है, आपको Z को सर्च करना है, तो आप सर्च कर सकते हो। तो आपके पास क्या टी सेटपा में नहीं है? हम नहीं पूछ रहे हैं, वो तो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। क्या CET सेटपा में नहीं है? वो तो है, तो आपके पास फॉल्स आ जाएगा। क्या जी सेटपा में नहीं है? हाँ नहीं है, तो आपके पास आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। नहीं, कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। ओनली ऑडिबल नॉट विजिबल, ओके। हेमंत को स्क्रीन विजिबल नहीं है, बाकी बच्चों को विजिबल है? बाकी बच्चों को विजिबल है? विजिबल है शोएब को, राइट अनिरुद्ध। हेमंत प्लीज आप एक बार रीज्वाइन कर लो। हेमंत एक बार क्लास रीज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक यू प्रियंका। या राइट उमेश। तो हमारे पास, ठीक है, तो ये आपका जो ऑपरेटर है क्या सर्च करता है? चेक, ठीक है। अब मुझे सर्च करना है R इक्वल्स टू 5 in 456, प्रिंट R। क्या आउटपुट आएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्रू आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से चैट विंडो में लिख दो ट्रू या फॉल्स, फिर आगे चलते हैं। ट्रू आएगा, राइट, ठीक है। रन किया हमने तो हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। टाइप आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इंट इज नॉट इटरेबल। कितने टाइप के डेटा टाइप्स पढ़े थे हमने? कितने टाइप के डेटा टाइप्स पढ़े थे? 2 टाइप्स के, सिंगल एलिमेंट एंड मल्टी एलिमेंट। मल्टी एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इटरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। मल्टी एलिमेंट्स को इटरेटर्स बोलते हैं। तो जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं क्या करते हैं? एलिमेंट और सबस्ट्रिंग को चेक करते हैं मेन स्ट्रिंग में, इटरेटर में। मेन स्ट्रिंग भी क्या है? एक इटरेटर है, वो भी एक मल्टी एलिमेंट डेटा टाइप है, ठीक है। तो आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर जो है क्या करते हैं? एलिमेंट को चेक करते हैं, चेक द एलिमेंट इन एन इटरेटर, ठीक है। सो they find elements only from iterators, not from single element data types। सिंगल एलिमेंट डेटा टाइप्स पे काम नहीं करेंगे, मल्टी एलिमेंट डेटा टाइप्स पे काम करेंगे। सिंगल वैल्यूड पे काम करेंगे, नहीं करेंगे मल्टी वैल्यूड पे ही काम करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि 456 क्या है कि इटरेटर नहीं है, इंटीजर है, सिंगल एलिमेंट डेटा टाइप है। एग्री, ठीक है। कोई डाउट है? यही अगर आपके पास होता क्वेश्चन की, आपके पास Ctrl+C, Ctrl+V, आप सर्च कर रहे होते 5 in 456, तो क्या आता आपके पास? आउटपुट में ट्रू आ जाता, क्योंकि दोनों क्या है? ये 5 भी एक स्ट्रिंग है और 456 भी एक स्ट्रिंग है, राइट, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो गए मेंबरशिप ऑपरेटर, जो चेक करते हैं कि जो एलिमेंट है वो आपके पास मेन स्ट्रिंग का या मेन लिस्ट का या मेन टपल का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटर हो गए मेंबरशिप ऑपरेटर्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी, सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज, दैट इज कौन से ऑपरेटर्स? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कितने होते हैं काउंट में? 2 इन नंबर्स हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स 2 इन नंबर्स हैं, कौन कौन से? इज एंड इज नॉट। ठीक है, वर्क्स लाइक आईडी फंक्शन। ठीक है, तो ये हमें क्या बताते हैं? अगेन ये भी क्या रिटर्न करते हैं? रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये चेक करते हैं ऑपरेटर्स, चेक्स वेदर एलिमेंट्स या वेदर आर्ग्यूमेंट्स हैव सेम आइडेंटिटी, दैट इज एड्रेस और नॉट। ठीक है, तो हमारे पास a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू a, प्रिंट a इज b। बताओ ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? a इज b। ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। a का एड्रेस क्या है मान लेते हैं, a का एड्रेस क्या है मान लेते हैं 1000 है। b का एड्रेस बताओ, b का एड्रेस 1000 ही होगा। वाई? बिकॉज ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ रेफरेंस टाइप। ठीक है, कल मैंने बोला था 1000 बार गाऊंगा मैं आपको पूरे प्रोग्राम में। ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ रेफरेंस टाइप, और रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स में जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो तो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल का एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के पास आ जाता है। तो जो a का एड्रेस है वही b का एड्रेस है। तो इज ऑपरेटर चेक करता है क्या a और b एक ही आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स checks whether arguments are representing the same identity or same entity or not। ठीक है, सेम आइडेंटिटी या सेम एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक करते हैं। तो क्या ए और बी सेम आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस, तो आपके पास आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूं कि क्या एक ही आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो इज नॉट ऑपरेटर आ जाएगा, तो आपके पास आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। डन है? ठीक है, तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है। कंट्रोल सी। तो उमेश हमने वैल्यू असाइन नहीं किया, एड्रेस असाइन किया है। ठीक है, वैल्यू सी लैंग्वेज में असाइन होती है, जावा में असाइन होती है, पाइथन में एड्रेसेस असाइन होते हैं। यस हेमंत, हमारे पास कल मैंने बताया था आपको a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू a। अगर a का एड्रेस 1000 है तो b का एड्रेस भी क्या हो जाएगा? 1000 ही हो जाएगा। पाइथन में कल आप पता नहीं आए थे नहीं आए थे हेमंत, पाइथन में जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल का एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को आपके पास आ जाता है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ऐसा है या नहीं है तो हमारे पास आईडी नाम से एक फंक्शन है जो हमें आइडेंटिटी बता देता है और प्रूव कर देता है कि दोनों वेरिएबल्स एक ही एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी चेक करेंगे तो हमारे पास सेम एड्रेस आएगा, विच प्रूव्स दैट पाइथन में सारे वेरिएबल्स रेफरेंस टाइप के हैं। डन है? ठीक है, तो हमारे पास दोनों का एड्रेस सेम हो गया। अब
अगर हम देखना चाहते हैं सेम है या नहीं है, या तो हम आईडी फंक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं, या फिर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा सकते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर वैल्यूज पे काम नहीं करता। वैल्यूज अगर आपको चेक करनी है तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट ए डबल इक्वल्स टू बी। तो ये क्या करेगा, चेक्स दी वैल्यूज, वैल्यूज को चेक करेगा। और ये क्या चेक करेगा, चेक्स दी एड्रेसेस, ये एड्रेसेस को चेक करेगा। तो इज ऑपरेटर एड्रेस पे काम करेगा। अगर ए और बी का एड्रेस सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और डबल इक्वल्स टू चेक करेगा वैल्यू को। अगर ए और बी की वैल्यू सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। राइट, ठीक है। तो अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंगली ए इज बी में ट्रू आ जाएगा और ए डबल टू इक्वल्स टू बी में भी ट्रू आ जाएगा। डन है। कोई क्वेश्चन है किसी का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हेमंत, कोई डाउट है? राइट। तो ये हमारे पास हो गए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। और ऑपरेटर्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अब कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरव्यूज में हमारे से पूछे जाते हैं पाइथन में। थोड़े से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़े समझ में आ गए तो आपको आगे चल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज करने पे ज्यादा हर्डल नहीं होगा, ठीक है। मैं बार बार बात कर रहा हूँ वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप, ये सारे कॉन्सेप्ट्स की। तो पाइथन में ये कॉन्सेप्ट्स कैसे चल रहे होते हैं, पाइथन की कल हमने कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस किया था, पाइथन की ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग प्रोग्रामिंग पे जंप करेंगे। पाइथन की ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक्स है? नंबर 1, पाइथन इज अ वेरी स्लो लैंग्वेज। एंड नंबर 2, पाइथन कंज्यूम्स हेल लॉट ऑफ मेमोरी, ठीक है। बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है पाइथन, राइट। अब ये अगर आप किसी को नॉर्मली किसी कॉलेज के प्रोफेसर को बोलोगे, ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल पाइथन कभी दुनिया में लाइफ में यूज ही नहीं करनी चाहिए। वेरी स्लो और बहुत ज्यादा मेमोरी। जब मैंने बीटेक किया था तो प्रोफेसर बोला करते थे कि एक अच्छा प्रोग्रामर वो है जो 2 वेरिएबल का यूज करके प्रोग्राम ना बनाए, 3 वेरिएबल का यूज करके प्रोग्राम ना बनाए, सेम प्रोग्राम 2 वेरिएबल का यूज करके बनाए, एक वेरिएबल किस तरह से बचा ले वो अपना, ठीक है। बड़े कंजूस थे प्रोफेसर उस टाइम पे, राइट। लेकिन सी लैंग्वेज में इंटीजर कितनी मेमोरी ले रहा है, 2 बाइट्स या 4 बाइट्स। पाइथन में वही इंटीजर 10 बाइट्स, 20 बाइट्स, 30 बाइट्स लेता है, उतने ही डेटा को स्टोर करने के लिए। कितनी ज्यादा मेमोरी, मतलब ये नहीं कि पाइथन 10% ज्यादा मेमोरी ले रहा है, 20% ज्यादा मेमोरी ले रहा है, 500% ज्यादा मेमोरी ले रहा है, 1000% ज्यादा मेमोरी ले रहा है, सेम डेटा को स्टोर करने के लिए। तो क्या हम एक आधा वेरिएबल बचा के करेंगे, राइट। तो कैसे है स्लो, कैसे है ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है और फिर भी यूज कैसे हो रही है, ठीक है। तो जब हम लोग बीटेक किया करते थे तो हमारे टाइम पे हम लोग डेटा स्टोर करते थे फ्लॉपी डिस्क में। फाइनल का प्रोजेक्ट बनाते थे, फ्लॉपी डिस्क में डेटा सेव करते थे, गाना भी सेव नहीं हो पाता था उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाते थे, कॉलेज जाते थे, तब तक वो फ्लॉपी डिस्क खराब हो जाती थी, बड़ी कम लाइफ रहती थी उसकी, ठीक है। तो MBs में 1.4 MB या ऐसे कुछ डेटा स्टोर होता था उसके अंदर। सो बड़ा चैलेंज था, ठीक है, डेटा स्टोरेज में। तो अभी अगर मैं तब से आपको कंपेयर करूं तो हमारी जो मेमोरी की कॉस्ट है 1000 टाइम्स कम हो गई है, ठीक है। पहले हम लोग डेटा फ्लॉपी डिस्क में सेव करते थे, फिर CD DVD में सेव करने लगे, DVD राइटर बड़े महंगे आते थे, ठीक है। फिर हमने पेन ड्राइव में डेटा स्टोर शुरू किया। आप किस में स्टोर करते हैं हम लोग डेटा को? अगर आपको डेटा ट्रैवल कराना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाने की जगह कहाँ लेके जाओगे? क्लाउड में सेव करोगे। आजकल हम डेटा क्लाउड फ्री मिल जाता है, गूगल ड्राइव पे कर लो, कहीं कर लो, एप्पल ड्राइव पे कर लो। तो आपके पास आजकल हम डेटा क्लाउड पे सेव करते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, राइट। सो दैट इज कि हमारे पास जो है मेमोरी की कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। तो आज की डेट में हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट मैटर नहीं करती। क्या मैटर करता है? एम्प्लॉय की सैलरी मैटर करती है। एम्प्लॉयज की सैलरी बहुत ज्यादा हो गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो गई है। तो एक प्रोजेक्ट को बनाने में, ठीक है, आप अगर मार्केट में जाओगे आलू खरीदने, 10 रुपए किलो मिल रहे हैं और दूसरा पड़ोसी 12 रुपए किलो बेच रहा है, आप लोग पहले नेगोशिएट करोगे, 10 वाले से भी थोड़ा सस्ता लगा लोगे, सेम क्वालिटी आपको मिल रही है तो, ठीक है।
तो वहां पे हम लोग इतना नेगोशिएशन करते हैं। अब इंडस्ट्री में काम करना है तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, आपके पास सबसे पहले कॉस्ट में बिजनेस एनालिस्ट आते हैं, कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आएगी, बिजनेस एनालिस्ट की टीम होगी या प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट्स की टीम होगी, सब लोग मिलके प्लान करेंगे, अच्छा इस प्रोजेक्ट में इतने मॉड्यूल्स बनेंगे, इतना टाइम लगेगा, इतने मैन आवर्स लगेंगे, और हमारे पास 1 मैन आवर की कॉस्ट कितनी है, $100 है। मतलब एक मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ मैं, जनरली कंपनी चार्ज करती है, एक आदमी जो उन्होंने एक एम्प्लॉय हायर किया हुआ है उसकी 1 घंटे की सैलरी क्लाइंट से $100 चार्ज करी है, $500,000 भी लेती है कंपनी से, ठीक है। अब कितने मैन आवर्स की कॉस्ट है, एक प्रोजेक्ट को बनाने में 10,000 मैन आवर्स लगेंगे, ठीक है। 10,000 मैन आवर्स और पर मैन आवर की कॉस्ट $100, तो $10 लाख की का प्रोजेक्ट आपका डेवलप होगा। अब यही काम अगर आप पाइथन में करोगे, अगर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में करोगे 10,000 मैन आवर्स में होगा, और पाइथन में करोगे तो आपका वही काम 500 या 300 मैन आवर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कॉस्ट जो है वो आपकी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट आपकी प्रोजेक्ट की ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। और प्रोजेक्ट बनाने में ऐसा नहीं होता कि बना के छोड़ दिया, फिर लाइफ टाइम तक उसमें सपोर्ट चलता रहता है। फेसबुक, अमेजन, गूगल, कोई भी कंपनी की प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, तो लाइफ टाइम के लिए उसमें अपग्रेडेशन चलता ही रहेगा। ओला, उबर, कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वहां पे एक्चुअल कॉस्ट किसकी है, मैन आवर्स की कॉस्ट है। मैन आवर्स की कॉस्ट ज्यादा है तो आपके पास कंपनी ने एक सर्वर की जगह 4 सर्वर लगा दिए, कंपनी को मैटर नहीं करता, लेकिन 10 डेवलपर की जगह 5 डेवलपर अगर सेम टाइम में काम कर देते हैं तो उनके लिए कॉस्ट उनकी ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है, क्योंकि एक डेवलपर की कॉस्ट सैलरी साल की 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए देनी है उसको, तो वो बहुत बड़ी कॉस्ट है एज कम्पेयर टू सर्वर की कॉस्ट, राइट। तो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली जो है आपका पाइथन, पहले पाइथन जावा से पहले आया था मार्केट में, जावा वाज किंग इन द मार्केट फॉर मैनी इयर्स। हाँ जी, तो हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो फॉर कंपनीज दीज डेज हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट मैटर्स मच मोर देन हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, तो हमारे पास चाहे ज्यादा मेमोरी भी कंज्यूम हो जाए, हमारे पास चैलेंज नहीं है। दूसरा, पहले हम लोग काम करते थे तो अगेन मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करते थे, अब हम गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ठीक है। पहले जो डिवाइसेस आती थी काफी स्लो स्पीड की होती थी, पहले किलोहर्ट्ज, फिर मेगाहर्ट्ज, जब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आप लोग काम करते हो तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्पीड है, वो बहुत फास्ट हो गई है। और इवन हम लोग तो सीपीयू यूज करते हैं, पहले इंडस्ट्री में सर्वर्स में सीपीयू यूज होते थे, अब आपके क्या यूज होते हैं, जीपीयूज यूज होते हैं, और जीपीयूज आर अगेन मच फास्टर देन द सीपीयूज। तो आपके पास जो स्पीड है उसका भी चैलेंज काफी रिड्यूस हो गया है। स्टिल इफ वी हैव टू डेवलप सम टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन, जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, कभी तो 10 सेकंड्स में बूट हो जाती है, कभी 1 मिनट में बूट होती है, कभी 30 सेकंड्स में, और ये बहुत बड़ा टाइम है जहां पे आपको माइक्रो सेकंड्स लेवल पे टाइम को मैनेज करना है, मिली सेकंड्स लेवल पे टाइम को मैनेज करना है। अगर ऐसी टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, देन वी प्रीफर टू यूज C++, ठीक है। काफी पावरफुल लैंग्वेज है C++ लैंग्वेज, हम लोग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है जहां पे टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, बट 99% applications are not time critical applications, ठीक है। That is, if application is taking few milliseconds or microseconds, less or more not matters। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एंटी मिसाइल सिस्टम बनाना है, बहुत पावरफुल बड़ा सिस्टम होता है एंटी मिसाइल सिस्टम, डेवलप करना है, उसमें भी कंप्यूटर्स लगेंगे, उसमें भी सर्वर्स लगेंगे। किसी आपकी नेबर कंट्री ने अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, तो आपको विद इन मिली सेकेंड्स या विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपको एंटी मिसाइल को डिटेक्ट करना और एंटी मिसाइल लॉन्च करना। तो ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे बहुत हार्डवेयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाई जाती है, कई बार आप जो है लिनक्स आप अपने आप में, रेड हैट लिनक्स अपने आप में काफी बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आप लिनक्स का फायदा क्या है कि आप कुछ कर्नल्स को उठा के अपना खुद एक छोटा सा
ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप अपने खुद के अपने हार्डवेयर, बहुत हाई स्पीड हार्डवेयर लेते हो, बहुत हाई प्रोफाइल का आप अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो, और वहाँ पे आप जब कोडिंग करते हो तो उस केस में आप जनरली पाइथन को यूज़ नहीं करते, फिर आप जो है दूसरी कोई लैंग्वेज यूज़ करते हो। लेकिन आपके पास जो नॉर्मल मैं वेब एप्लीकेशन या वेब मोबाइल एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो उतनी टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन नहीं होती, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, वहाँ पे आप फिर पाइथन को यूज़ कर सकते हो, राइट। ठीक है, डन है। तो हमारे पास क्या है, पहले जावा वॉज द किंग इन द मार्केट, बट अब अभी क्या, अभी पाइथन भी पॉपुलर हो रहा है, पाइथन भी जो है वेब डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में यूज होना स्टार्ट हो गया है। तो पाइथन की पॉपुलैरिटी का रीजन क्या है कि हमारी जो मेमोरी की या टेक्नोलॉजी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है, और जो स्पीड है वो फास्ट होती जा रही है डे बाय डे, राइट। ठीक है, सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया। आप लोग खुद भी अगर मोबाइल देखते थे, कुछ टाइम पहले आप देखते थे मोबाइल कितनी कम स्पीड के आते थे, अब ग्रेजुअली हर साल, हर 6 महीने, हर महीने नई आपकी एक्स्ट्रा स्पीड, आपकी एक्स्ट्रा रैम आती जा रही है, राइट। ठीक है, सो दिस अ ब्रीफ आइडिया कि हमारे पास जो है पाइथन पॉपुलर है, पाइथन के ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन अभी फिर भी पाइथन पॉपुलर हो रहा है। देन ऐसा क्यों है, वाई पाइथन इज स्लो, क्या रीजन है पाइथन के स्लो होने का या पाइथन के ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करने का। ठीक है, तो क्या रीजन है स्लो होने का, बिकॉज पाइथन इज अ Python supports dynamic data type definition and dynamic memory allocation। ठीक है, Python आपका डायनेमिक डेटा टाइप डेफिनेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। क्या मीनिंग है डायनेमिक डेटा टाइप डेफिनेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, हमने डिस्कस किया था। तो हमारे पास बैकग्राउंड में जब हम लिखते हैं पाइथन में इन सी लैंग्वेज, अगर हमें एक इंटीजर को क्रिएट करना है तो हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे इंट ए, या इंट ए, अगर दो चाहिए तो इंट ए कॉमा बी। ठीक है, एक ही ले लेते चलो, इंट ए। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है, और कंपाइल टाइम पे ए को मेमोरी मिलेगी, से ए इज स्टोर्ड एट 1000 लोकेशन। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में अगर आपको किसी इंटीजर टाइप के डेटा को होल्ड कराना है वेरिएबल में, तो पहले वेरिएबल को बताना पड़ेगा कि इंटीजर टाइप का है, और उसमें केवल इंटीजर वैल्यू ही होल्ड हो पाएगी। लेकिन पाइथन में अगर आपने वेरिएबल ए में 5 स्टोर करोगे, इंटीजर टाइप बन जाएगा, सेट पास स्टोर करोगे, वही वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सी में एक बार एक वेरिएबल को इंटीजर बना दिया तो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम के लास्ट को मैं उसको टर्मिनेट करना होता है स्टेटमेंट को, इंट बी, तो आपके पास क्या होगा, बी का एड्रेस 2000 हो गया। ठीक है, अगर आपने सी लैंग्वेज में लिखा a इक्वल्स टू 5, तो 5 कहां स्टोर हो जाएगा, एट 1000 लोकेशन। ठीक है, ए और बी को पहले से ही मेमोरी मिल गई और फिक्स मेमोरी मिल गई। फिक्स मिल गई मतलब उसमें फिक्स डेटा ही आ पाएगा, बड़ा या छोटा डेटा नहीं आ सकता। ठीक है, छोटा तो आ सकता है, बड़ा नहीं आ सकता, राइट। तो हमारे पास a इक्वल्स टू 5 विल बी स्टोर्ड एट 1000 लोकेशन। अगर हमने b इक्वल्स टू a लिख दिया तो क्या होगा, सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं बेटा, अगर मैंने सी लैंग्वेज में b इक्वल्स टू a लिख दिया क्या होगा, वेरी गुड, 5 विल बी कॉपीड फ्रॉम 1000 लोकेशन and will be stored at 2000 location। ठीक है, 5 will be copied from 1000 location and will be stored at 2000 location। तो ये आपके पास सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है कि सी लैंग्वेज में ए हमेशा 1000 पे ही रहेगा, बी हमेशा 2000 पे ही रहेगा। तो इसलिए पाइथन में हम लोग कॉलिंग को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज वैल्यूज, यहाँ पे हेयर वैल्यूज आर पास्ड फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, मीन्स ऑल वेरिएबल्स मीन्स
नॉर्मल वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज आर ऑफ विच टाइप? वैल्यू टाइप। तो सी लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स होते हैं वैल्यू टाइप के होते हैं। यहाँ पे वैल्यूज ट्रैवल हो रही होती हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, राइट? पाइथन में अगर हम यही काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है? वी नीड नॉट टू डिफाइन द डेटा टाइप। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि क्या फ्लोट को हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है? हाँ, नहीं है। अगर हमने सी लैंग्वेज में पाइथन में लिखा a इक्वल्स टू 5 प्रिंट a, तो a किस टाइप का बन गया? इंटीजर टाइप का। अगर मैंने a में स्टोर कर दिया 2.5 और फिर दोबारा से प्रिंट a किया और टाइप ऑफ a, तो अभी आपका फ्लोट टाइप का बन गया। फिर आपने स्टोर किया a में, मान लिया सेटपा, तो वही वेरिएबल a आपका किस टाइप का बन गया? स्ट्रिंग टाइप का। आपके पास आउटपुट में स्ट्रिंग आ गया, टाइप स्ट्रिंग आ गया। आपने रन किया तो पहले ए इंटीजर टाइप का, फिर फ्लोट टाइप का, फिर स्ट्रिंग टाइप का। सी लैंग्वेज में अगर आपने ए को इंटीजर टाइप बना दिया तो उसमें इंटीजर वैल्यू ही जा सकती है, कोई दूसरी वैल्यू नहीं जा सकती। लेकिन पाइथन में ऐसी लिमिटेशन नहीं है, राइट? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है? राइट उमेश, वेरी गुड। ठीक है। तो हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? If we want to define the data type intentionally before passing the value, सी लैंग्वेज में जब हम int a लिखते हैं तो a को प्रिंट अगर हम यहाँ पे करा देंगे, सी लैंग्वेज में लिखा हमने int a, अभी a को वैल्यू नहीं दी और प्रिंट ए करा दिया, क्या प्रिंट होगा? नल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर सी लैंग्वेज में मैंने इंट ए लिख दिया और उसको प्रिंट कराया ए को बिना वैल्यू दिए, तो क्या प्रिंट होगा? एरर आएगा। देखो, वेरिएबल्स की अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है? तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। तो वेरिएबल्स की अपनी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज रहती हैं। तो ऐसे ही अगर आप पाइथन में भी वेरिएबल बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो? आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू इंट, टाइप कास्ट करते थे हम लोग, जैसे किसी वेरिएबल को इंटीजर में टाइप कास्ट करना है, क्या करना है? इंट और ब्रैकेट में उस वेरिएबल को पास कर दोगे तो वेरिएबल आपका टाइप कास्ट हो जाएगा। तो आप इंट ब्रैकेट लगाओगे और कोई वैल्यू नहीं दोगे और प्रिंट करोगे a कॉमा टाइप ऑफ a को, तो आपके पास a जो बन जाएगा वो इंटीजर टाइप का बन जाएगा और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप इंटेंशनली किसी वेरिएबल का टाइप बनाना चाहते हो, सी लैंग्वेज में लिखते हो इंट a सेमीकोलन, पाइथन में लिखोगे a इक्वल्स टू इंट और ब्रैकेट, तो आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का बन जाएगा। फ्लोट बनाना है तो फ्लोट बना सकते हो, कंट्रोल सी। लिस्ट बनाना है तो लिस्ट बना सकते हो, फ्लोट। लिस्ट बनाना है तो लिस्ट बना सकते हो। तो आपके पास जो है, अगर आपको इंटेंशनली टाइप बनाना है, कोई वेरिएबल को बताना है कि इस टाइप का है, तो पाइथन का सिंटेक्स क्या है? क्लास का नाम लिखो और ब्रैकेट लगा दो, तो आपका वेरिएबल उस टाइप का बन जाएगा। तो फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0, लिस्ट की डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी लिस्ट, उसमें भी आपने कोई डेटा स्टोर नहीं किया है। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग। कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है? किसी को नींद आ रही है तो बता दो। सब बच्चे आजकल आज जो है सही से बैठे, आई कांटेक्ट बना के, कोई अपना चेहरा नहीं छुपा रहा कि सर क्वेश्चन ना पूछ ले। राइट उमेश, प्रियंका, अनिरुद्ध, हेमंत, वेरी गुड, सब जाग रहे हैं। शाइमा, ठीक है। इंटरव्यू क्लियर करना है तो पाइथन के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव करना शुरू करो। ठीक है। कैसे इंप्रूव होंगे? कैसे इंप्रूव होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स?
सब टीचर एक ही बात बताते हैं, क्या बताते हैं कि अपने क्लास में अपने दोस्तों से सबसे इंग्लिश में बात करना शुरू करो, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश हो, जैसी भी इंग्लिश में बात करो। लेकिन सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बात ही नहीं करते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुनते सब हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हाँ जैसी भी इंग्लिश बोलो 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 बोलो, टूटी फूटी जैसी भी, लेकिन फिर भी नहीं बोलते। ठीक है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? ठीक है, तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट हेजिटेट। अगर आपके दोस्त की जॉब लग जाएगी तो आपसे सैलरी शेयर नहीं करेगा, मैं एडवांस में बता रहा हूँ आप लोगों को। जिन दोस्तों के चक्कर में आप हेजिटेशन करते हो, पड़ोसी क्या सोचेगा, दोस्त क्या सोचेगा, सर क्या सोचेंगे, कोई सैलरी शेयर नहीं करेगा। सेटपा का बिजनेस बढ़ेगा, आप आओगे सर मेरे को थोड़ा सा, मेरी जॉब नहीं लग रही, तो आप बोलोगे कि सर कुछ हेल्प कर दो फाइनेंशियली। तो बहुत सारे स्टूडेंट है, बड़ा मुश्किल है मैं सबकी हेल्प कर दूं। ठीक है, तो प्लीज मेरे से, अपने फ्रेंड से हेजिटेट नहीं करना। और फिर भी हेजिटेशन होता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, बिकम अ यूट्यूब कोच। इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दो, गारंटेड 6 मंथ्स में इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। कैसे पॉसिबल है? बस शर्म छोड़नी पड़ेगी। शर्म को भगाना पड़ेगा। आप जब एक बार वीडियो डालोगे फिर देखोगे अरे यार ये अच्छी नहीं लग रही, इसमें ये दिक्कत है, इसको इससे बेटर कर सकते हैं, पढ़ोगे, फिर जान मजबूरी में पढ़ोगे। वहां पे भी शर्म है कि दुनिया देख रही है, मेरा वीडियो अच्छा होना चाहिए। नहीं नहीं, चाहे उसमें लाइक्स आए ना आए, कुछ भी हो, यूट्यूब पे अपना जो है वीडियो डालना शुरू करो। अगर लाइफ में कुछ करना है तो ये शर्म भगानी पड़ेगी। सबसे ज्यादा दुनिया इसी से परेशान है। कुछ नहीं होगा शाइमा, कहाँ से टाइम लाओगे इतना इंग्लिश मूवीज देख के? 2-3 साल देखनी पड़ेगी मूवीज आपको, फिर तब तक जॉब निकल जाएगी। ठीक है, यही सारे टीचर्स यही बताते हैं, इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखो, इंग्लिश मूवी देखो, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ो, दोस्तों से इंग्लिश में बात करो। कोई करता ही नहीं है। ठीक है, कोई नहीं करता, लेकिन करना पड़ेगा। मैं आपको मैं देखता हूँ, मतलब मैं टेबल के इस साइड बैठा हूँ, आप दूसरी साइड में बैठे हो। मैं एज एन एम्प्लॉयर देखता हूँ, एज एन इंटरव्यूअर देखता हूँ जब, तो बड़ा डिफरेंस है। 90% लोग जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, सेम नॉलेज लेवल पे एवरेज वो 20-30% सैलरी पे काम कर रहे हैं, सेम नॉलेज लेवल पे। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर 5 साल एक्सपीरियंस वाला 50,000 में भी काम कर रहा है, 5 लाख में भी काम कर रहा है। 50,000 वाले की गारंटी ऑलमोस्ट कि इंग्लिश उसकी खराब होनी ही होनी है, ये ऑलमोस्ट गारंटी। ठीक है, तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है, अगर आप टेक्निकली साउंड हो जॉब तो लग जानी है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो साथ में अपने इंग्लिश में इम्प्रूव करना शुरू करो। राइट, सो ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसलिए बीच में ब्रेक्स कुछ ले रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, प्रैक्टिकल टॉपिक होता तो मैं कंटिन्यूटी में पढ़ाता रहता। आर यू देयर? आर यू देयर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? राइट, ठीक है, डन है। चलिए, तो थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। एक पाइथन की बात करते हैं, तो पाइथन सपोर्ट्स डायनामिक डेटा टाइप डेफिनेशन, हाउ मेमोरी इज असाइंड टू वेरिएबल्स इन पाइथन। कुछ स्टेप्स में आप लोग को लिखवा रहा हूं। पहला स्टेप क्या है? आपने अपने प्रोग्राम में लिखा a = 5। ठीक है, हाउ दिस स्टेटमेंट will execute in the background। ठीक है,
कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे मेमोरी एलोकेट होती है? सबसे पहले स्टेप 1, it will be checked that how much memory is required to store 5 in RAM. वेरिएबल्स कहाँ सेव होंगे? रैम में सेव होंगे। तो सबसे पहले चेक होगा कि 5 को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी की जरूरत है, ठीक है। देन स्टेप 2, योर पाइथन प्रोग्राम will request the operating system to allocate that much memory, ठीक है। स्टेप 3, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि मेरे पास एक वेरिएबल है, इसको मेमोरी एलोकेट करनी है। मेमोरी एलोकेट आपके हार्डवेयर को कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम विल सर्च इन द रैम where that much memory is available in RAM to store 5 को स्टोर करने के लिए कहाँ पे इतनी मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है। स्टेप 4, operating system will occupy the free memory available and will allocate to Python program, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो मेमोरी फ्री करेगा, उसको एलोकेट कर अवेलेबल करा देगा। फ्री मेमोरी अवेलेबल विल एलोकेट टू पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। एंड नाउ, ठीक है, स्टेप 5, नाउ 5 विल बी स्टोर्ड एट दैट लोकेशन एंड A will start representing that location, ठीक है। तो आपका जो है 5 वहां पे जाके स्टोर होगा और आपका A उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। से A equals to 5, so A equals to 5, so in statement A equals to 5, say A is equals to 5 is representing which memory? 1000 location, ठीक है। Now Python supports dynamic memory allocation। अब आपका Python dynamic memory allocation को सपोर्ट करता है। Once we assign a new value to same variable of same data type or another data type, all above steps will be repeated। जैसे ही आपने A equals to 7 लिखा, कितनी मेमोरी चाहिए? मोस्ट प्रोबेबली जितनी 5 को चाहिए उतनी 7 को भी चाहिए, लेकिन सारे स्टेप्स दोबारा रिपीट होंगे। दोबारा चेक होगा 7 को कितनी मेमोरी चाहिए। दोबारा आपके रैम के पास रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ पे इतनी मेमोरी अवेलेबल है जहाँ 7 स्टोर हो सकता है। मान लेते हैं 200 लोकेशन पे फ्री है, 200 लोकेशन ऑक्यूपाई होगी और 7 वहाँ पे जाके स्टोर होगा और A उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेगा। सी लैंग्वेज में क्या होता था? एक बार हमने लिख दिया इंट A को मेमोरी मिल गई 2 बाइट्स, कहाँ पे? 1/3 लोकेशन पे। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर आप A को चेंज भी करते हो तो बार बार रैम को रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, बार बार हमारा डेटा जो है हमेशा सेम लोकेशन पे जाके राइट होगा। पाइथन का रूल क्या है? पाइथन फंडामेंटल रूल इज whenever we assign any new value to a variable, it will be
stored at a new location. हमेशा आपका वेरिएबल नई लोकेशन पे जाएगा एंड, ठीक है, which actually means a new variable will be created. तो जब हम लिख रहे हैं कि a equals to 5, क्या हुआ, एक वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू क्या है, 5 है। कौन सी लोकेशन पे गया, 1/3 लोकेशन पे। a equals to 7 कौन सी लोकेशन पे गया, 2000 लोकेशन। पाइथन में जब भी नई वैल्यू देंगे नए एड्रेस पे जाएगी, ये पाइथन का फंडामेंटल रूल है, चाहे वो सेम टाइप की हो या डिफरेंट टाइप की हो, चाहे 7 स्टोर करो चाहे सेटपा स्टोर करो, हमेशा नए एड्रेस पे जाएगी नई वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हो कि पाइथन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है? हाँ जी, एड्रेस को प्रिंट करा के। वेरी गुड। हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आईडी ऑफ ए कॉमा आईडी ऑफ बी। हम आइडेंटिटी को चेक कर लें या फिर इज ऑपरेटर लगा लें। आईडी ऑफ ए और प्रिंट आईडी ऑफ ए, ठीक है। आईडी ऑफ ए हमने चेक कराया, हमारे पास क्या होगा, पहले आपके पास ए आईडी आएगी, फिर आपके पास दूसरी आईडी आएगी, ठीक है। तो पाइथन में जैसे ही हम लोग नई वैल्यू देंगे किसी वेरिएबल को, वो हमेशा एक नए एड्रेस पे चली जाएगी, प्रीवियस एड्रेस पे नहीं रहेगी। तो पहले आपके पास जब ए में 5 था तो उसका एड्रेस, नीचे की 4 डिजिट्स की बात कर लेता हूं मैं, तो 2632 था एड्रेस। हमने नई वैल्यू दी तो एड्रेस क्या आ गया, 2696 आ गया। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? बेनिफिट मैंने बताई आपको, बताओ क्या बेनिफिट है? डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का बेनिफिट बताओ, क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। बताओ मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस नहीं करी। Number 1, we can pass any type of value to a variable. पाइथन में अगर आपने ए को इंटीजर बना दिया तो उसमें इंटीजर ही जा सकता है। अब आपके ए में पहले 5, फिर 2.5, फिर सेटपा, फिर हेलो, फिर वेलकम टू सेटपा, फिर लिस्ट। क्यों? क्योंकि हर बार आपने 5 स्टोर किया, कम मेमोरी चाहिए, आपने वेलकम टू सेटपा स्टोर किया, ज्यादा मेमोरी चाहिए। अब सी लैंग्वेज में तो पहले फिक्स हो गई मेमोरी कि 1/3 लोकेशन। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है एक इंटीजर बनाना तो 5000 बाइट दे दो इंटीजर को, कि कोई बात नहीं बड़ा डेटा आएगा फ्यूचर में, तो आपने 500 इंटीजर बना दिए तो पूरी मेमोरी फिल हो गई आपकी। सी लैंग्वेज में क्या है, मिनिमम जितनी फिक्स मेमोरी चाहिए उतनी वहां पे एलोकेट हो गई, उससे बड़ा डेटा जा ही नहीं सकता, ठीक है। फ्लोट को ज्यादा डेटा चाहिए, चाहे छोटी सी वैल्यू भी है, फ्लोट वैल्यू है तो वहां पे आपको एक बड़ा डेटा स्टोर करना है, और आपको इंटीजर है, छोटी वैल्यू तो छोटा डेटा स्टोर करना है। तो इंटीजर बना दिया तो एक फिक्स मेमोरी हो गई और उसमें इंटीजर वैल्यू ही जाएगी। लेकिन पाइथन में कोई लिमिटेशन नहीं है, एक वेरिएबल आपने बनाया, उसमें जैसी वैल्यू चाहते हो वैसी होल्ड करो। कैसे पॉसिबल है? पहले 5 स्टोर किया, रैम में सर्च होगा 5 को कितनी मेमोरी चाहिए, उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई हुई, वहां पे 5 स्टोर हो गया। फिर वेलकम टू सेटपा स्टोर करना है तो सेम लोकेशन पे नहीं जाना, अगर गलती से सेम लोकेशन पे चला गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? मान लिया आपने प्रोग्राम में क्या किया, अगर गलती से सेम लोकेशन पे चला गया, आपने क्या किया, ए में 5 स्टोर कर दिया, ए को कितनी मेमोरी मिल गई, मान लिया 5 को स्टोर करने के लिए कितनी बाइट चाहिए, मान लिया 10 बाइट चाहिए। कौन सी लोकेशन पे चला गया, ए 1/3 लोकेशन पे। अब आपने ए में क्या स्टोर कर दिया, 7, ठीक है, या बी में क्या स्टोर कर दिया, 7। मान लिया कौन सी लोकेशन पे चला गया, ऊपर वाली 10 बाइट्स किसको मिल गई थी, ए को। अब ए में 7, बी में 7 स्टोर किया, कहाँ चला गया, 1/10 लोकेशन पे चला गया, बेस एड्रेस 1/10 हो गया। तो 1/10, 1/11 जो कॉन्टिन्यूस 10 लोकेशन है वो आपकी ऑक्यूपाई हो गई बी के लिए। अब आपने क्या किया, ए में
वेलकम टू सेट पास स्टोर कर दिया। मान लिया कितनी बाइट चाहिए, 20 बाइट्स। अगर एड्रेस चेंज नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपका 1/3 लोकेशन पे तो 10 ही बाइट्स फ्री हैं। अगर वेलकम टू सेट पा वहां जाके राइट हो गया तो वो ए को भी खा जाएगा और बी के एड्रेस को भी खा जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो आपके पास डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का फायदा क्या है? डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का फायदा है कि आप वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। हर बार कैलकुलेट होगा कि जो वैल्यू है उसको कितनी मेमोरी चाहिए और हर बार वो एक नए एड्रेस पे जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये फर्स्ट बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट क्या है? मेमोरी आपके डेटा के लिए फिक्स्ड है पाइथन में। अगर 5 स्टोर करना है तो एक डेटा एक वैल्यू चाहिए, लेकिन आपको 50 बिलियन रखना है डेटा के अंदर तो ज्यादा बड़ी मेमोरी चाहिए। तो इंटीजर के लिए मेमोरी फिक्स नहीं है पाइथन में। इंटीजर अगर छोटी वैल्यू तो कम मेमोरी कंज्यूम करेगा, बड़ी वैल्यू तो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हर बार जो आपका पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले चेक होगा जो वैल्यू है उसको कितनी मेमोरी चाहिए। स्टेप 1 यही है कि जो वैल्यू आप दे रहे हो पहले चेक होगा कि उसको कितनी मेमोरी की नीड है, उतनी मेमोरी रिक्वेस्ट होगी रैम को। ठीक है, एनी बिग वैल्यू फॉर अ वेरिएबल इन पाइथन। आपने क्या किया, पहले ए में 5 स्टोर किया, रैम में सर्च हुआ 5 को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी की जरूरत है, 10 बाइट्स की। ठीक है, 1/3 लोकेशन से 1/3 9 लोकेशन तक 10 बाइट्स आपकी कंज्यूम हो गई। फिर आपको ए को स्टोर करने के लिए चाहिए 50 करोड़ स्टोर करनी है उसी के अंदर वैल्यू। अब उसको मान लिया चाहिए 30 बाइट्स, तो फिर दोबारा रैम में सर्च होगा कहाँ पे 30 बाइट्स फ्री हैं और वहां पे जाके ए आपका स्टोर हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब इससे क्या कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? आपको ये तो दिख रहा है कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि जब भी हम एक एप्लीकेशन से एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर को इंटरेक्ट कराते हैं तो आपका टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माइक्रोप्रोसेसर के अंदर भी कैशे मेमोरी होती है। अगर माइक्रोप्रोसेसर के अंदर कोई ऑपरेशन रन होती है जो कैशे मेमोरी से इंटरेक्ट कर रही होती है, तो उसको इंटरेक्ट करने पे अगर x टाइम लगता है तो माइक्रोप्रोसेसर को रैम से इंटरेक्ट करने में 10x टाइम, हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट करने में 100x टाइम लगता है। बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक्सटर्नल हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में। ठीक है, तो इसलिए बार बार आपको रैम को रिक्वेस्ट करना, सर्च करना, कहाँ मेमोरी फ्री है ऑक्यूपाई करना, वहां पे डेटा स्टोर करना, इसमें अपने आप में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आपकी पाइथन एक स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और भी रीजंस है, बट ये एक मेजर रीजन है स्लो होने का। राइट? ठीक है, और कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको इससे? डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से क्या कोई और ड्रॉबैक दिखाई दे रही है आपको? मेमोरी ज्यादा चाहिए। कैसे ज्यादा चाहिए? कैसे लग रही है ज्यादा चाहिए? बिल्कुल, हाँ जी। देखो हमारे पास क्या है, मैंने क्या बोला, a equals to 5 कहाँ गया? 1000 लोकेशन पे, या a equals to मैंने मान लिया दे दिया 5000, कौन सी लोकेशन पे गया? 1000 पे। मैंने दे दिया a equals to 15000, कौन सी लोकेशन पे गया? 2000 लोकेशन, मान लेते हैं 2000 लोकेशन पे गया। a equals to 25000, कौन सी लोकेशन पे गया? 3000 लोकेशन पे। तो क्या हो रहा है, एक ही वेरिएबल है पाइथन में। सी में क्या था, एक ही जगह फिक्स था, उसी जगह डेटा स्टोर हो रहा था। लेकिन पाइथन में हर बार नई वैल्यू दे रहा है तो नई लोकेशन पे जा रहा है। पहली वाली लोकेशन का क्या होगा, जो प्रीवियस लोकेशन है इंक्रीजेस एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। राइट उमेश? आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, स्पेस भी इंक्रीज हो रही है, पर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है। देखने में क्या लग रहा है हमें कि बहुत ज्यादा हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। पहले 1/3 लोकेशन वो ऑक्यूपाई हो गई, फिर 2/3 वो ऑक्यूपाई हो गई, 3/3 वो ऑक्यूपाई हो गई, तो आपके पास तो बहुत मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो देखने में हमें क्या लग रहा है कि मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है, पर एक्चुअल में यहाँ पे इतनी ज्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं हो रही। अगर ऐसा होता तो अगर हमारे पास आगे चलकर हम लोग लूप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक लूप हमने 1 लाख बार चलाया तो 1 लाख मेमोरी लोकेशंस आपकी 1 लाख मेमोरी लोकेशंस आपकी कंज्यूम हो जाती। ठीक है, तो पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कैसे? वहां पे हमने लिखा i equals to 0, एक लोकेशन पे गया,
आई इक्वल्स टू 1 दूसरी पे गया, आई इक्वल्स टू 2 तीसरी पे, फिर ऐसे करते करते आई इक्वल्स टू 1,99,999, तो आपके पास अलग लोकेशंस पे अगर वेरिएबल जाएगा तो टाइम कंजम्पशन तो बढ़ेगा लेकिन मेमोरी कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, अगर आपके पास प्रोग्राम में a इक्वल्स टू 5 है और फिर a इक्वल्स टू 7 है, आप प्रिंट करोगे a को 5 प्रिंट होगा या 7 प्रिंट होगा? a इक्वल्स टू 5 और a इक्वल्स टू 7 है, प्रिंट a करोगे क्या प्रिंट होगा? 7 प्रिंट होगा। ठीक है, क्यों 7 प्रिंट होगा? क्योंकि वेरिएबल है। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? वेरिएबल इज अ डेटा स्टोरिंग एलिमेंट, लेकिन इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? whose value varies in the program। वेरिएबल है तो वैल्यू तो वेरी करेगी, इसीलिए उसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, पहले a में 5 है फिर 7 है, तो मैं प्रिंट करूंगा तो a की वैल्यू 7 हो जाएगी। क्या मैं 5 को एक्सेस कर सकता हूं? क्या मैं इसकी प्रीवियस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आपने प्रोग्राम में लिखा a इक्वल्स टू 5, a कौन सी लोकेशन पे जाएगा? 1/3 लोकेशन पे, या 5 को लिख लेते हैं, 5 कहां जाएगा? विल बी स्टोर्ड एट 1/3 लोकेशन, और a उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। a विल रेफर दिस लोकेशन, a विल रेफर टू 1/3 लोकेशन। a इक्वल्स टू 7 लिखा तो a किसको रेफर करेगा? टू 7 दैट इज 2000 लोकेशन। मान लेते हैं a आपका 7 आपका कहां स्टोर हो गया? 200 लोकेशन पे, तो a 2000 लोकेशन को रेफर करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास when we run any application, then in the background multiple small processes execute। ठीक है, तो जब हम लोग किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं, आपने देखा होगा, आप कंट्रोल और डिलीट आप प्रेस करते हो तो आपको उसमें बहुत सारे प्रोसेस दिखाई देते हैं बैकग्राउंड में रन होते हुए। MS वर्ड खोलोगे तो मल्टीपल प्रोसेस ऐड हो जाएंगे, आप कोई मीडिया प्लेयर रन करोगे तो उसके मल्टीपल प्रोसेस रन होंगे। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उसके मल्टीपल स्मॉल स्मॉल टीनी प्रोसेसेस होते हैं बैकग्राउंड में। थ्रेड्स, कुछ लोग उसको थ्रेड्स बोलते हैं। थ्रेड एक्चुअली मल्टीपल थ्रेड से मिलकर एक प्रोसेस बनता है एक्चुअली में। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोसेस से आपके बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो इन दोज प्रोसेसेस ऑफ पाइथन, वन प्रोसेस इज ऑफ गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लेना आप लोग। और मैं कई बार क्लास में पूछूंगा गार्बेज कलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, तो प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको। ठीक है, समझ में आएगा ये मेरी गारंटी है, लेकिन याद नहीं रहेगा फिर दोबारा पूछूंगा, फिर याद दिलाना पड़ेगा। Which holds data, right उमेश? तो मेरे पास क्या है, when we run an application then in the background multiple small process execute। उसी में से एक प्रोसेस होता है गार्बेज कलेक्टर का। ठीक है, whenever we assign a value to a variable, then automatically a reference counter is assigned to the address associated with that variable। ठीक है, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? रेफरेंस काउंटर क्या करता है? रेफरेंस काउंटर represents the count, that is number, that is how many variables are representing to a memory address। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर आपका क्या करता है? गार्बेज कलेक्टर आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपके रेफरेंस काउंटर क्या करता है? रेफरेंस काउंटर आपका रिप्रेजेंट करता है कि एक लोकेशन को कितने वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? आर यू देयर? ठीक है, तो हमारे पास जब मैं लिखता हूं a इक्वल्स टू 5, a किस एड्रेस पे गया? 1000।
गार्बेज कलेक्टर ऑफ 1000 विल बिकम, सॉरी, रेफरेंस काउंटर 1000 लोकेशन का जो रेफरेंस काउंटर है, रेफरेंस काउंटर ऑफ 1000 लोकेशन विल बिकम 1। आपके पास क्या होगा, आपके पास 1000 लोकेशन का जो रेफरेंस काउंटर है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैं लिखूंगा पाइथन में b इक्वल्स टू a, बताओ b का एड्रेस क्या होगा? b का एड्रेस 1000 ही होगा। ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ रेफरेंस टाइप। ठीक है, ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ रेफरेंस टाइप। तो जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल का एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को मिल जाएगा। तो b इक्वल्स टू लिखने पे b का एड्रेस भी 1000 हो गया। तो जैसे b का एड्रेस 1000 होगा, रेफरेंस काउंटर ऑफ 1000 लोकेशन विल बिकम 2। रेफरेंस काउंटर क्या बताता है? रेफरेंस काउंटर बताता है कि किसी एड्रेस को कितने वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं, 1000 लोकेशन को कितने वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं। सो हियर 1000 लोकेशन is referred by two variables, that is a and b. That's why the reference counter value of 1000 location will become क्या? रेफरेंस काउंटर वैल्यू 100 लोकेशन विल बिकम 1 2। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल रेफर कर रहे हैं तो 100 लोकेशन के रेफरेंस काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब हमने क्या किया, a इक्वल्स टू 7 कर दिया। बताओ a का एड्रेस 2000। क्यों? पाइथन सपोर्ट्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब भी नई वैल्यू देंगे नए एड्रेस पे जाएगी, जब भी नई वैल्यू देंगे नई एड्रेस पे जाएगी। तो अब a का एड्रेस हो गया 2000। अब गार्बेज कलेक्टर ऑफ 1000 लोकेशन क्या होगा? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 1000 एड्रेस को कितने वेरिएबल रेफर कर रहे हैं? एक ही कर रहा है। कौन सा? b रेफर कर रहा है। a तो 200 लोकेशन पे चला गया है। अब अगर आप a को प्रिंट करोगे क्या प्रिंट होगा? 7 प्रिंट होगा। 7 कहां पे है? 2000 लोकेशन पे। गार्बेज कलेक्टर रिप्रेजेंट करता है किसी एड्रेस को कितने वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं। दोबारा से देखो, a में क्या है? 5 है। a का एड्रेस 1000 लोकेशन का रेफरेंस काउंटर क्या हो गया? 1 हो गया। क्यों? क्योंकि उसको एक वेरिएबल a रेफर कर रहा है। आपने b इक्वल्स टू लिखा तो b का एड्रेस भी क्या हो गया? 1000 हो गया। तो रेफरेंस काउंटर ऑफ 1000 लोकेशन 2 हो गया, क्योंकि अब आपके 1000 लोकेशन को दो वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने लिखा a इक्वल्स टू 7, तो a का एड्रेस क्या हो गया? 2000। तो क्या अब a का एड्रेस 1000 है? नहीं है। अब 1000 लोकेशन को कौन रेफर कर रहा है? अगर आप b को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? b को प्रिंट करोगे तो 5 और a को प्रिंट करोगे तो 7। अब b को प्रिंट करोगे 5 कहां पे है? 1000 लोकेशन पे। तो 1000 लोकेशन को कितने वेरिएबल रेफर कर रहे हैं? एक वेरिएबल b रेफर कर रहा है, a रेफर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि a जो है अब आपका वो 2000 लोकेशन को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर ऑफ 2000 लोकेशन विल बिकम 1 and garbage collector of 1000 location will also become 1 because now a is referring to 2000 location. 2000 location and 1/3 location is referred only by b, that is one variable. हाँ जी, तो फिर 2 हो जाएगी। उसके रेफरेंस काउंटर की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी। गार्बेज कलेक्टर नहीं, रेफरेंस काउंटर। रेफरेंस काउंटर ऑफ
ठीक है, रेफरेंस काउंटर ऑफ 1 3rd लोकेशन विल बिकम 1। ठीक है, सो हमारे पास रेफरेंस काउंटर दोबारा से लिख देता हूं, क्या बताता है? रेफरेंस काउंटर टेल्स दैट हाउ मच variables are referring to a particular memory location। तो रेफरेंस काउंटर वेरिएबल्स के लिए नहीं बना हुआ, रेफरेंस काउंटर मेमोरी लोकेशन के लिए बना है। हर मेमोरी लोकेशन का, ईच मेमोरी लोकेशन विल हैव अ बताओ, हैव अ डिफरेंट रेफरेंस काउंटर। आर यू गेटिंग दिस? हर मेमोरी लोकेशन का अपना एक डिफरेंट रेफरेंस काउंटर होगा। a इक्वल्स टू 5 है, 5 कहां स्टोर हुआ? 1 3rd लोकेशन को। तो 1 3rd लोकेशन को एक रेफरेंस काउंटर मिल गया जिसकी वैल्यू 1 हो गई। क्यों? क्योंकि 1 3rd लोकेशन को a रेफर कर रहा है, a की वेरिएबल रेफर कर रहा है। आपने b इक्वल्स टू a लिखा तो b का एड्रेस भी 1 3rd हो गया, तो 1 3rd लोकेशन का जो रेफरेंस काउंटर है वो 2 हो गया। फिर आप लिखा a इक्वल्स टू 7। अब पाइथन में सारे वेरिएबल्स जो है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को सपोर्ट करते हैं, तो जैसे ही आप a इक्वल्स 7 लिखोगे अब a नए एड्रेस पे जाएगा, तो आपकी 2 3rd लोकेशन को भी एक नया रेफरेंस काउंटर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन 1 3rd वाले लोकेशन का जो रेफरेंस काउंटर है 1 हो जाएगा, क्योंकि अब आपके 1 3rd लोकेशन को केवल b रेफर कर रहा है, a रेफर नहीं कर रहा। a तो अब 2 3rd लोकेशन को रेफर कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब मैंने प्रोग्राम में क्या किया? a इक्वल्स 7 मैंने कर दिया, b इक्वल्स टू 9। ठीक है, a इक्वल्स 7, b इक्वल्स टू 9। बताओ मुझे नाउ b कहां स्टोर हो जाएगा? स्टोर्ड एट 3000 लोकेशन। जब भी नई वैल्यू दोगे नए एड्रेस पे जाएगी। ठीक है, नए एड्रेस पे जाएगी। इससे क्या होगा? अब मुझे बताओ b का 1 3rd लोकेशन का रेफरेंस काउंटर बताओ क्या हो जाएगा? 1 3rd लोकेशन का रेफरेंस काउंटर 0 हो जाएगा। अब 1 3rd लोकेशन को कोई वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा। a किसको रेफर कर रहा है? 2 3rd लोकेशन को। b किसको रेफर कर रहा है? 3000 लोकेशन को। तो 1 3rd लोकेशन को कोई वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा है। दोबारा से ध्यान से देख लो, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू a, b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स 7, b इक्वल्स टू 9। 5 कौन सी लोकेशन पे था? 1000 पे। 7 कौन सी पे है? 2000 पे। 9 कौन सी पे है? 3000 पे। अब आप a को चेक करोगे तो 7 आएगा, b को चेक करोगे 9 आएगा। क्या 5 रिट्रीव होगा? नहीं। ठीक है, तो आप जैसे ही b इक्वल्स टू 9 करोगे b आपका 3000 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। तो 3000 लोकेशन का रेफरेंस काउंटर क्या होगा? 1 होगा। 3000 लोकेशन का रेफरेंस काउंटर 1 हो जाएगा, और 1 3rd लोकेशन का रेफरेंस काउंटर 0, जहां 5 स्टोर था। अब जहां 5 स्टोर था, क्या उसको कोई वेरिएबल रेफर कर रहा है? नहीं। b तो किसको रेफर कर रहा है? 3000 वाले को, 9 को। और a किसको रेफर कर रहा है? 7 2 3rd लोकेशन को रेफर कर रहा है। अब 1 3rd लोकेशन को कोई वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा, तो क्या होगा? द मोमेंट द गार्बेज कलेक्टर ऑफ द रेफरेंस काउंटर ऑफ any location goes 0, that location is made free by garbage collector। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर का प्रोसेस ऑटोमेटिकली रन होगा। सी लैंग्वेज में आपको गार्बेज कलेक्टर को कई बार इंटेंशनली कॉल करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जैसे किसी लोकेशन को कोई वेरिएबल रेफर नहीं करेगा, वो लोकेशन फ्री हो जाएगी, और कोई नई वैल्यू आएगी आपके पास मेमोरी में, तो हो सकता है कि वो वैल्यू प्रीवियस एड्रेस जो खाली हुआ था वहां पे जाके स्टोर हो जाए। बार बार बिल्कुल आपकी मेमोरी बीच बीच में फ्री होती रहेगी। क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि अगर आपने a इक्वल्स टू 5 लिखा
a इक्वल्स टू 5 लिखा, कौन से एड्रेस पे गया, 1000 पे, 1000 लोकेशन पे गया, 1000 लोकेशन का रेफरेंस काउंटर क्या हो गया, 1 हो गया। a इक्वल्स टू 7 लिखा, 1000 लोके, अब कहाँ गया ये, 2000 लोकेशन का रेफरेंस काउंटर क्या हो गया, 1, और 1000 लोकेशन का रेफरेंस काउंटर 0, क्या हो गया, 0। जैसे 0 हुआ उस लोकेशन को गार्बेज कलेक्टर फ्री कर देगा। पहले नई वैल्यू राइट होगी, 7 पहले राइट होगा मेमोरी में, तो 5 अभी ऑक्यूपाइड है, पहले 7 राइट होगा मेमोरी में, ए उसको रेफर करना शुरू करेगा। तो मोमेंट ए आपका 200 लोकेशन को रेफर करना शुरू करेगा तो 1000 लोकेशन को रेफर करना बंद कर देगा, और 1000 लोकेशन को रेफर करना बंद करेगा तो उसका रेफरेंस काउंटर 0 होगा, और जैसे उसका रेफरेंस काउंटर 0 होगा गार्बेज कलेक्टर विल मेक द 1000 लोकेशन फ्री। आपका गार्बेज कलेक्टर इस लोकेशन को फ्री कर देगा। तो जब हम लिख रहे हैं कि प्रोग्राम में एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू पहले 0 है फिर 1 है, लूप लगाया, तो जैसे 0 है जैसे ही 1 लिखा उसी आपकी नई लोकेशन पे, तो आई ने प्रीवियस लोकेशन को रेफर करना बंद कर दिया तो वो आपकी लोकेशन फ्री हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, कोई डाउट है, समझ में आया? हाँ जी, उमेश को डाउट नहीं है? अदर स्टूडेंट्स? राइट प्रियंका? अदर स्टूडेंट्स? राइट शोएब, राइट शायमा? 3 बच्चों को, 4 बच्चों को डाउट नहीं है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे कहाँ हैं? नहीं समझ आया तो पूछ लो, रिपीट कर दूंगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो पाइथन में बेसिक फंडामेंटल रूल्स क्या है याद रखने आपको। पाइथन में फंडामेंटल रूल्स हैं, नंबर 1, ऑल वेरिएबल्स इन पाइथन आर ऑफ रेफरेंस टाइप। If we assign one variable to another, then address of right hand side variable is assigned to left hand side variable. So variables are called reference type. ठीक है। Number 2, Python supports dynamic memory allocation. Python आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। मीन्स whenever we assign a new value to a variable, then it will be stored at a location. Number 3, रेफर करता है और गार्बेज कलेक्टर रेफरेंस को ग्रीन करता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, राइट, ठीक है। Whenever any variable, any location is not referred by any variable in the program, then that location is automatically made free by the garbage collector. ठीक है, डन है, राइट, ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा याद कर लेना, घर पे जाके समझ लेना, फिर भी कोई डाउट आता है तो दोबारा पूछ लेना। कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।